क्योंकि सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स नासेंट सोल कल्टीवेटर्स को आसानी से मिटा सकती थी। इसीलिए हान ली ने जरा भी लापरवाही नहीं की। उसके पास डेविल फायर को रिफाइन करने की कई टेक्निक्स थीं, लेकिन आखिरकार उसने प्रोफाउंड यिन आर्ट्स में छुपी एक सीक्रेट टेक्निक को चुना, क्योंकि उसे वो सबसे भरोसेमंद लगी। ये तय करने के बाद हान ली ने कुछ पल तक उस सुनहरी बिजली की गेंद को ध्यान से देखा और फिर अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ा दी। एक हल्की सी चटक के साथ उसकी उंगली से बिजली की एक बारीक चमकदार रेखा निकली और वो सीधा उस सुनहरी गेंद से टकराई। अचानक वो सुनहरी गेंद कई बार कांपने लगी और बिजली की उस रेखा से खिंचकर हवा में उठ गई। वो चमकने लगी और हवा में तैरती रही। हनली फिर उसके नीचे बैठ गया और अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। इसके बाद उसने अपने हाथों से एक के बाद एक जटिल इनकैंटेशन जेस्चर्स बनाने शुरू कर दिए। गड़गड़ाहट के साथ सुनहरी बिजली की मोटी रेखाएं झलकने लगीं और धीरे धीरे एक घना जाल बनकर उस गेंद को चारों ओर से घेरने लगीं। जब गेंद पूरी तरह से इस डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग के जाल में घिर गई तो माहौल एकदम शांत हो गया। उसी पल हान ली ने गहरी सांस ली और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को सक्रिय किया, जिससे वो उस सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को घेरे हुए डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग के खोल से जुड़ गया। पूरे कमरे में बिजली की गूंजने वाली आवाजें गूंज उठीं और वो सुनहरी गेंद और ज्यादा चमकने लगी। उससे बार बार बिजली की पतली लपटें निकलने लगीं और उसके बंद होने के बंधन ढीले पड़ने लगे। तभी उसके अंदर से एक गहरा नीला पारदर्शी मोती दिखाई दिया, जो लगातार घूम रहा था। हान ली की सांसें थम गईं जब उसने उस सेलेस्टियल आइस पर्ल को देखा। उसकी ताकत को खुद महसूस करने के बाद हान ली के दिल में अभी भी उसका डर बना हुआ था। जैसे ही आइस पर्ल सामने आई, हान ली ने बिना सोचे समझे अपने मुंह से एक नीली फ्लाइंग सोर्ड बाहर निकाली और अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा। उसी समय उसके हाथों से एक भारी बिजली की रेखा निकली, जो उस आइस पर्ल पर उस तलवार के साथ जबरदस्त तरीके से जा टकराई। एक धमाके के साथ मोती टूट गया और फिर रोशनी की एक हल्की लहर के साथ वो नीला मोती नीली आग की एक अस्थिर गेंद में बदल गया। फिर वो आग की गेंद फैलने लगी और धीरे धीरे सिकुड़कर एक मुट्ठी जितने बड़े नीले फूल का रूप ले ली। उसके हर पंख चमक रहे थे और वो धीरे धीरे खिल रहा था। इसी समय नीली बर्फ की एक परत कमरे की दीवारों पर फैलने लगी और कुछ ही पलों में पूरे कमरे को ठंडी बर्फ की दुनिया में बदल दिया। लेकिन हान ली इसके लिए पहले से तैयार था। भले ही उसके चेहरे पर एक गंभीरता दिखी, लेकिन वह शांत रहा। उसके शरीर के चारों ओर एक घनी नीली रोशनी की परत फैली हुई थी। अपनी नासेंट सोल कल्टीवेशन की वजह से वह खुद को इस ठंडी आग से पूरी तरह सुरक्षित रखने में सफल रहा, चाहे वो जितनी भी खतरनाक क्यों न हो। हान ली को थोड़ी राहत मिली जब उसने देखा कि वो ठंडी आग उसकी सुरक्षा वाली रोशनी की परत को पार नहीं कर सकी। इसके बाद हान ली ने हवा में इशारा किया। तुरंत ही डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का जाल सिकुड़ने लगा और उस नीली रोशनी वाले फूल को ढंक लिया। सुनहरी चमक और नीली रोशनी के बीच वो बड़ा नीला फूल फिर से बदलने लगा। वो अब फिर से आग का रूप लेने लगा और बिजली के जाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब हानली ने देखा कि सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स अब सीमित हो चुकी हैं, तो उसने गहरी सांस ली और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को फिर से चलाया। बिजली की गूंज के साथ उस सुनहरे जाल में एक छोटा सा छेद बना, लेकिन वो एक पल बाद ही फिर से बंद हो गया। लेकिन उसी छोटी सी दरार से नीली आग की एक पतली रेखा निकल गई और हनली की तरफ झपट पड़ी, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। हनली ने बिना कोई भाव दिखाए अपने हाथों को इनकैंटेशन जेस्चर में जोड़ा और आंखें बंद कर लीं। उसके सिर के ऊपर से नीली ची बहने लगी और तभी 1 इंच ऊंचा उसका नेसेंट सोल प्रकट हुआ। उस नेसेंट सोल के चेहरे पर तनाव था। जैसे ही वो सामने आया, उसने उस आने वाली नीली आग को देखा और अपने मोटे हाथों को मरोड़कर 2 चमकती हुई नीली रेखाएं छोड़ी। उसी पल उसने अपना मुंह खोला और मुट्ठी जितनी बड़ी एक रोशनी की गेंद उगली। अब 3 चमकती नीली रोशनियां उस नीली आग से टकराने चलीं। नीली फ्लेम और नीली रोशनी टकराईं, लेकिन वो नीली आग तुरंत ही नीली रोशनी में समा गई। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटी थी और आसानी से काबू में आ गई। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उस रोशनी को कमज़ोर करती जा रही थी। जब नासेंट सोल ने देखा कि वो आग काबू में आ गई है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने उस नीली रोशनी को इशारा किया, जिससे वो नीली आग उसके पास आ गई। थोड़ी झिझक और डर दिखाने के बाद नासेंट सोल की आंखों में चमक आ गई और उसने उस नीली रोशनी को पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया। उसके साथ उस नीली आग को भी निगल लिया। कुछ ही पलों में उसकी पूरी देह से नीली रोशनी फूटी और फिर वो धुएं में बदल गया और उड़कर वापस हान ली के सिर के अंदर चला गया। हान ली की पलकों में कुछ कंपन हुआ, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही शांत रहा जैसे वो गहरी नींद में हो। लेकिन उसके अंदर नासेंट सोल उसकी डांटियन में क्रॉस लेग करके बैठा था और दोनों हाथों से एक इनकैंटेशन जेस्चर बनाए हुए था। आधा साल बाद हान ली उस शांत कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स सच में बहुत ही भयानक थीं,
भले ही उसने सिर्फ एक छोटी सी मात्रा रिफाइन करने की कोशिश की थी, फिर भी उसे आधे साल की कड़ी मेहनत लगी। लेकिन क्योंकि ये आग बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, उसे इसे अपने शरीर में 1 साल तक और पालना पड़ेगा ताकि वो इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। और जब तक ये 1 साल पूरा न हो जाए, वो और ज़्यादा सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स रिफाइन नहीं कर सकता। जहाँ तक हेवन वॉइड कॉल्ड्रन की बात है, हान ली ने इतनी कम मात्रा रिफाइन की थी कि अगले स्टेप के बारे में सोचना भी बेकार था। हान ली अब बाहर इसलिए निकला ताकि वो सिल्वर हेयर्ड बूढ़े शख्स और कल्टीवेटर लू से मिले और देखे कि क्या उन्हें ऑरिक एसेंस के बारे में कोई खबर मिली है। साथ ही हान ली अब ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को कुछ समय के लिए छोड़ना चाहता था। यात्रा के दौरान वह स्टेट ऑफ यूएन वू जाने वाला था, छिन रुइन से किया गया अपना वादा निभाने के लिए। उसकी मौजूदा कल्टीवेशन के हिसाब से किसी भी कल्टीवेशन क्लैन को मिटाना अब बस एक छोटी सी बात थी। फ्यू क्लैन, जो 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट और स्टेट ऑफ यूएन वू दोनों से जुड़ा हुआ था, उनके बीच भी पुराना रिश्ता था। स्टेट ऑफ यूएन वू वाला फू क्लैन असल में 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट के फू क्लैन की एक दूर की शाखा थी, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते खत्म हो गए और स्टेट ऑफ यूएन वू का फू क्लैन अब डेविल डाओ में शामिल हो गया था, जिससे हेवनली डाओ अलायंस के मुख्य फू क्लैन को बहुत गुस्सा था। इसी कारण दोनों ने आपस का रिश्ता तोड़ दिया। हन ली को यह जानकर काफी राहत मिली, क्योंकि अब स्टेट ऑफ यूएन वू डेविल डाओ के अधीन था, तो वहां ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उसे रोक सकते। हन ली जब अपनी गुफा से निकला तो रास्ते में एक और गुफा में झांका, जहां उसे म्यू पेलिंग दिखाई दी, जो बड़ी मेहनत से साधना कर रही थी। उसके चेहरे से चमक झलक रही थी, जिससे साफ था कि उसकी प्रगति बहुत अच्छी चल रही थी। हान ली उसके इस रिजल्ट से खुश हुआ और बिना उसे डिस्टर्ब किए निकल गया। फिर वो सीधा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के मुख्य पहाड़ की तरफ गया। 6 घंटे बाद हान ली चुपचाप सिल्वर हेयर्ड शख्स की गुफा से बाहर निकल आया। उस शख्स को ऑरिक एसेंस के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने बताया कि 2 साल बाद 9 नेशन यूनियन के स्टेट ऑफ यू में एक बहुत बड़ी ट्रेड फेयर होने वाली है। ये पूरी हेवनली साउथ रीजन की सबसे बड़ी ट्रेड फेयर मानी जाती है। इस मेले में हेवनली साउथ रीजन के हर कोने से रेयर मटेरियल्स इकट्ठा होंगे, यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी वहां जाएंगे, क्योंकि इसी लेवल के कल्टीवेटर्स को ही ऐसी रेयर चीजों की जरूरत होती है। आम दवाइयों और सामानों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती, इसीलिए उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे ही ट्रेड मीटिंग्स में जाना पड़ता है। ये मेला 9 नेशंस यूनियन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक न्यूट्रल पावर मानी जाती है, और क्योंकि मुलान स्पेल वॉरियर्स के डर से बाकी 3 ताकतें 9 नेशंस यूनियन पर शक नहीं करती, इसलिए सब बिना डर के इस मेले में भाग लेते हैं। अब हान ली बस यही उम्मीद कर सकता था कि उस मेले में उसे ऑरिक एसेंस मिल जाए, नहीं तो फिर वो ऑरियट सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वरना उसे शायद ग्रेट एम्पायर ऑफ जिन तक जाना पड़े, जो बहुत दूर था। हन ली ने जब सिल्वर हेड शख्स से ऑरिक एसेंस की बात की तो उसने अपनी अगली यात्रा की जगह नहीं बताई, बस इतना कहा कि उसने अभी अभी नासेंट सोल हासिल किया है और अब कुछ समय के लिए यात्रा पर निकल रहा है। उस बूढ़े शख्स को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने बस हान ली को हर देश की पॉलिटिकल स्थिति और कुछ ऐसे नासेंट सोल कल्टीवेटर्स के नाम बताए जिनसे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तभी हान ली ने फिर एक बार एक्सेंट्रिक हेवन वेंज का नाम सुना। हान ली को इस कल्टीवेटर में बहुत दिलचस्पी हुई और उसने उसका नाम जहन में बैठा लिया। फिर उसने उस बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गया। अगली सुबह हन ली ने अपने केव रेजिडेंस की सबसे ज़रूरी चीज़ें साथ लीं और फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाकर उसे सील कर दिया। फिर वो ड्रीम क्लाउड माउंटेन से निकल गया, सीधा स्टेट ऑफ युएनवू की तरफ उड़ते हुए। स्टेट ऑफ युएनवू में फू क्लैन कभी देश की 3 सबसे बड़ी सेक्ट्स में से एक था। जब 100 साल पहले डेविल दाओ ने हमला किया था तो इस क्लैन ने ज़रा भी विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टा उन 6 डेविल दाओ सेक्ट्स की मदद की थी। नतीजतन इस क्लैन को इन्वेजन में कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उन्हें फलने फूलने का मौका मिला। इस क्लैन ने बाकी सभी क्लैन्स को पीछे छोड़ दिया और पूरे स्टेट ऑफ युएनवू में सबसे बड़ा क्लैन बन गया। फ्यू क्लैन ने अपने डिसाइपल्स को डेविल फ्लेम सेक्ट में भेजना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि अपने क्लैन की प्रतिभाशाली लड़कियों को डेविल फ्लेम सेक्ट के बड़े लोगों को रखेल कॉन्क्यूबाइंस के रूप में सौंप दिया। इस वजह से फू क्लैन अब पूरी तरह से इस सेक्ट का गुलाम बन चुका था। इसके बदले में डेविल फ्लेम सेक्ट, जो स्टेट ऑफ युएनवू में सबसे ताकतवर था, ने फू क्लैन को अपना पूरा समर्थन दिया, और इसी वजह से फ्यू क्लैन पिछले 100 सालों में बहुत तेज़ी से तरक्की करता गया। एपिसोड 16 में हान ली ने शिन रुइन से ची युएनशियाओ की मौत का बदला लेने का वादा किया था। बदले में उसने फॉर्मेशन स्पेल्स और टूल रिफाइनमेंट से जुड़ी जानकारी दी थी। फू क्लैन का मुख्य किला युएनवू के पश्चिम में गहराई में फैले पहाड़ी इलाके में था।
इन पहाड़ियों को पर्पल रोड माउंटेन्स कहा जाता था क्योंकि साल भर वहाँ एक बैंगनी धुंध फैली रहती थी। जो भी आम इंसान इस धुंध में गहराई तक चला जाता वो कभी वापस नहीं आता। और अगर कोई ज्यादा देर उस धुंध में रुका रहा तो उसका गला सूज जाता और आंखों में जलन होने लगती। अगर कोई और ज्यादा देर तक उस धुंध के संपर्क में रहा तो जहर से उसकी मौत तक हो जाती। हालांकि वहां के लोग इस धुंध के खतरे को जानते थे और उससे दूर ही रहते थे, लेकिन कुछ बाहरी लोग जो अनजान होते थे वो अक्सर इसमें घुस जाते और मारे जाते। फूकलैंड को यह पता था कि आम लोग इस धुंध से मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। अगर आम इंसान मर गए तो मरने दो। फूकलैंड ने वायलेट मायास्मा क्लाउड फॉर्मेशन को बनाने में बहुत मेहनत की थी। इसके लिए उन्होंने कई फॉर्मेशन मास्टर्स को बुलाया था जो एक साथ मिलकर इस पर काम करें। वैसे भी इन आम लोगों के लिए ये मरना किसी सौभाग्य से कम नहीं था कि उन्हें ऐसी फॉर्मेशन से मरने का मौका मिला। पिछले कुछ दिनों से पर्पल रोड माउंटेन पर फैले बैंगनी बादल वैसे ही शांत थे जैसे हमेशा रहते थे, लेकिन अंदर से कुछ हलचल हो रही थी। कभी कभी कोई कल्टीवेटर धुंध के बाहर दिखता, कुछ चिल्लाता और फिर एक चमकता हुआ लाल रंग का निमंत्रण दिखाता और उसके बाद धुंध में गायब हो जाता। पर्पल रोड माउंटेन के सबसे नजदीकी आम इंसानों की बस्ती ताइहे नाम का एक छोटा शहर था। यह शहर सिर्फ 5 किलोमीटर में फैला था और यहाँ की आबादी 10,000 से ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी इस शहर में हर वो चीज थी जो एक शहर में होनी चाहिए, जैसे कि सराय और रेस्टोरेंट। आहेर नाम का एक लड़का ताइहे शहर के 2 सरायों में से एक में वेटर का काम करता था। वो अभी सिर्फ 19 साल का था, लेकिन पिछले 4 सालों से ये काम कर रहा था। उसका शरीर दुबला पतला था और वो सराय के दरवाजे पर खड़ा होकर थके हारे मन से राहगीरों को अंदर बुला रहा था। ऐसा नहीं था कि आहेर आलसी था, बल्कि उस दिन की गर्मी बहुत तेज थी। पूरी सुबह जोर जोर से आवाज लगाने के बाद अब उसमें और ताकत नहीं बची थी। यहाँ तक कि वो चालाक और कंजूस इनकीपर लियू भी इस हाल में कुछ नहीं कह सकता था। उसने नाखुश चेहरा बनाया जरूर, लेकिन फिर भी बस मन ही मन बड़बड़ाता रहा और अपने अबैकस से हिसाब किताब करता रहा। आहिर ने आसमान की ओर देखकर सफेद बादलों को घूरा और मन ही मन गालियां दी। फिर सिर नीचे करके कुछ बुदबुदाया जो खुद उसे भी सुनाई नहीं दिया, और वो और भी ज्यादा निराश हो गया। वो सोच ही रहा था कि इनकीपर ल्यू की नजरों से बचकर रसोई में जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी ले। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा चली। आहेर हैरान रह गया और उसने तुरंत आसमान की ओर देखा, लेकिन उसे देखकर झटका लग गया क्योंकि 3 अजीब लोग न जाने कब उसके सामने आ खड़े हुए थे। उनमें से एक ने सन का कपड़ा पहना हुआ था और लंबी टोपी पहनी थी। वो ठिगना और गोल मटोल था। दूसरा आदमी गंजा था और उसकी आंखें बेहद तेज थीं। तीसरे की लंबे बाल थे जो उसके चेहरे पर लटक रहे थे। उसका चेहरा डरावना था और आंखें बर्फ जैसी ठंडी। इतने सालों तक वेटर का काम करने के बाद आहेर को ये अच्छे से पता था कि कैसे पेश आना है। उसने फौरन मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोग सराय में ठहरना चाहेंगे? अपने तजुर्बे से उसे अंदाजा हो गया था कि ये लोग चाहे जैसे दिखते हों, लेकिन अच्छे ग्राहक साबित होंगे। गोल मटोल आदमी ने छोटी आंखों से घूरते हुए एक बड़ी सी चांदी की ईंट निकाली और आहेर की छाती में ठूंस दी। उसने चिढ़ते हुए कहा, ज्यादा बकवास मत कर। अगर ठहरने नहीं आते तो सराय में क्यों आते? ऊपर दूसरी मंजिल पर हमारे लिए कमरा तैयार करवा और खाने पीने की सबसे बेहतरीन चीजें लगवा दे। आहेर के जवाब देने से पहले ही इनकीपर ल्यू फुर्ती से बाहर कूद पड़ा और वो खुद को बड़ा ही चुस्त दिखाने की कोशिश करने लगा। उसने वो चांदी की ईंट आहेर के हाथ से छीन ली और चापलूसी करते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर आइए साहब लोग, खाना और शराब अभी भिजवाता हूँ। आहेर जल्दी से कमरे तैयार करो, सुस्त मत पड़ जाना। जी इनकीपर। ये सब देखकर आहेर का मन तो जल भुन गया, लेकिन वो बस सिर झुकाकर आदेश मान गया। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर उसके पास कोई और हुनर होता या अगर इस शहर में और सराय होते तो शायद वो कुछ बोलता, मगर अब तो बस मन ही मन इनकीपर ल्यू को गालियां देता हुआ उन तीनों को ऊपर के कमरे तक ले गया। जैसे ही अहर उन तीनों से दूर हुआ, अचानक गर्मी फिर से लौट आई। इस अचानक बदलाव ने उसे सोच में डाल दिया। उसने सिर खुजाया और फिर सिर टेढ़ा करके सोचा, लेकिन फिर उलझन में सीढ़ियों से नीचे चला गया। थोड़ी ही देर में एक टेबल पर खाना और शराब सजा दी गई, जिसे आहेर और बाकी नौकरों ने ऊपर पहुंचाया। तीनों कल्टीवेटर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे थे। आहेर ये देखकर हैरान रह गया। तभी उस लंबे बालों वाले कल्टीवेटर ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा, जैसे कुछ भांप लिया हो। आहेर को अचानक ऐसा लगा जैसे वो बर्फ में डूब गया हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिर झुकाया और जल्दी से वहां से भाग गया। वो सीधा नीचे सराय के दरवाजे पर लौट आया, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। उधर कमरे में अब वो तीनों बात करने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है, तो मोटे आदमी ने हंसते हुए उस लंबे बालों वाले आदमी से कहा, ओल्ड पालहान, तुमने उस आम लड़के को क्यों डरा दिया? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? लंबे बालों वाले ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस उस वेटर के पास स्पिरिचुअल रूट्स थे, लेकिन उसकी एप्टीट्यूड बहुत खराब है। वो मुश्किल से ची कंडेंसेशन स्टेज की चौथी लेयर तक पहुंच सकता है।
मोटे आदमी के चेहरे पर हैरानी आ गई। स्पिरिचुअल रूट्स? ये तो वाकई हैरानी की बात है, लेकिन लगता है तुम बिना छुए ही किसी के स्पिरिचुअल रूट्स देख सकते हो। लगता है तुम काफ़ी स्किल्ड हो, उसने जवाब दिया। मेरी कल्टीवेशन तुम दोनों फ्री कल्टीवेटर से ज़्यादा नहीं है, बस मैंने इससे जुड़ी एक सीक्रेट टेक्निक सीखी हुई है। मोटे आदमी ने ठंडी सांस ली और हंसते हुए बोला, ब्रदर हान, तुम तो बहुत मॉडेस्ट हो, लेकिन उस वेटर का कल्टीवेशन की दुनिया में कोई भविष्य नहीं है। अगर किस्मत से वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच भी गया, तो भी बिना किसी सेक्ट के सपोर्ट के वो एक जंगली भेड़िया रहेगा। वैसे कल्टीवेटर्स की नज़र में मजाक बनेगा जो उससे समान स्तर के होंगे। हम लोग खुद पर्पल रोड माउंटेन आए हैं ताकि फ्यू क्लैन एंसेस्टर को जन्मदिन की बधाई दें और शायद सेक्ट में शामिल होने का मौका मिले। अगर कोई डेविल डाउ सेक्ट या खुद क्लैन एंसेस्टर की नज़र पड़ जाए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन यह भी सच है कि हम जैसे वेग्रेंट कल्टीवेटर को सिर्फ उसी दिन फू क्लैन कासल में घुसने की इजाज़त मिलती है जब एंसेस्टर का जन्मदिन होता है। अभी भी 1 महीना बाकी है। लंबे बालों वाले ने बस एक हल्की सी हम्म की आवाज़ निकाली और सिर हिलाया, जैसे आगे बात करने का कोई मन न हो। मोटा और गंजा आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गंजे आदमी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर धीमी आवाज़ में कहा, ब्रदर हान, हम दोनों भाई तो बस साथ में चल पड़े थे फू क्लैन कासल में अपनी श्रद्धा दिखाने, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि तुम भी एक वेग्रेंट कल्टीवेटर हो, फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन असाधारण है। तुम पहले कहाँ कल्टीवेट करते थे? हमने पहले तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। लंबे बालों वाले का चेहरा जस का तस रहा। उसने बस इतना कहा, मैं पहले स्टेट ऑफ यूए का कल्टीवेटर था, अभी हाल ही में स्टेट ऑफ यूएन वू आया हूँ। ये कोई अजीब बात नहीं है कि तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना होगा। मोटा आदमी सोच में पड़ा और बोला, स्टेट ऑफ यूए? वहाँ तो गोस्ट स्पिरिट सेक्ट का इलाका है ना? फिर ब्रदर हान वहाँ ही क्यों नहीं अपनी किस्मत आजमाते? यहाँ यूएन वू क्यों आए? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ आगे का कोई रास्ता नहीं था। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट वहाँ अकेली शक्ति है और वो बाहर के कल्टीवेटर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए मैंने यहाँ आकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, और जैसे ही आया, फू क्लैन एंसेस्टर का जन्मदिन सामने आ गया। मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। तो बात ये थी, ब्रदर हान, तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। ये कहकर मोटा आदमी हंसा, और अब उसने सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड की अफवाहों की बातें शुरू कर दी। जब खाना और शराब खत्म हो गए, तो लंबे बालों वाला कल्टीवेटर उठकर बगल वाले कमरे में आराम करने चला गया। जैसे ही वो कमरे से निकला, मोटे आदमी के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने अपनी पोशाक से एक ताबीज निकाली और हाथ से एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही ताबीज चमकी, वो घुल गई और कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई। ये एक साउंड प्रूफिंग टैलिस्मैन था। जब ताबीज ने पूरी तरह असर दिखाया तो गंजा आदमी फौरन बोला, ब्रदर लुओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़का एक वेग्रेंट कल्टीवेटर है? मोटे आदमी ने अपनी ठुड्डी की चर्बी सहलाते हुए कुटिलता से कहा, बिल्कुल नहीं, वो जरूर किसी छोटे सेक्ट का डिसाइपल है। वो नाटा और मोटा कल्टीवेटर बड़े गर्व से बोला, तूने जब हमारे साथ सफ़र किया था तब उसका मैजिक टूल नहीं देखा था क्या? वो साफ साफ एक टॉप ग्रेड का मैजिक टूल था, और उसकी कमर पर जितने सारे स्टोरेज पाउचेस लटक रहे थे, सब फूले हुए थे। ऊपर से कुछ स्पिरिट बीस्ट पाउचेस भी थे। एक वेग्रेंट कल्टीवेटर के पास इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? साफ है कि वो किसी छोटे सेक्ट से आया है। अगर किसी बड़े सेक्ट से होता तो हमारे जैसे लोगों के साथ सफ़र करने की जहमत ही नहीं उठाता, घमंड से भरा होता, और फिर उसने पर्पल रोड माउंटेन में घुसने के लिए कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं दिखाया। हे, डेविल दाव की ताकत को देखते हुए छोटे सेक्ट वाले कल्टीवेटर्स खुलकर सामने नहीं आते। वो डर के मारे हमेशा खुद को वेग्रेंट कल्टीवेटर की तरह छुपाकर रखते हैं ताकि उनकी क्लान को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए इतने मजबूत कल्टीवेशन और अच्छे मैजिक टूल्स के बावजूद हमने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। उस गंजे आदमी की आंखों में लालच चमकने लगी। वो अपने हाथ रगड़ते हुए बोला, ब्रदर लुओ की बात सुनकर तो लगता है कि हम बिना किसी डर के उस पर हमला कर सकते हैं। हालांकि वो हमसे थोड़ा सतर्क तो है, लेकिन उसे ये कतई अंदाज़ा नहीं होगा कि हम अपनी असली कल्टीवेशन छुपा रहे हैं। हमारे जैसे 2 मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए एक अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाले को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है जो ड्यूअल फेंट्स पेंगी से टकरा गया। वो मोटा आदमी अपनी मोटी जुबान से होंठ चाटते हुए शातिर हंसी में बोला, बिल्कुल सही, लेकिन अगर हमें आसानी से काम करना है तो पहले उसकी चौकसी कम करनी होगी। अगर हम उस पर अचानक हमला करें तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चल 2 दिन और इंतज़ार करते हैं। फू क्लैन एंसेस्टर के जन्मदिन वाले दिन से पहले हमला करेंगे। हाँ, जैसे ब्रदर लुओ कह रहा है वैसा ही करते हैं। भले ही हम किसी सेक्ट या क्लैन में ना घुस पाएं, लेकिन मुनाफा अच्छा मिल जाएगा। गंजा आदमी काफ़ी आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। मोटा आदमी हंसते हुए बोला, हे, बिल्कुल। अगर कोई इतनी आसान शिकार खुद चलकर तेरे दरवाजे पर आ जाए तो भला ड्यूअल फेंट्स पेंगी खाली हाथ कैसे लौटेगा?
जब ये दोनों बिना किसी शर्म के उस लंबे बालों वाले आदमी को मारने की बातें कर रहे थे, तो वो शख्स दूसरे कमरे में शांत बैठा था। लेकिन वो इनकी सारी बातें ऐसे सुन रहा था जैसे वहां कोई साउंड प्रूफिंग बैरियर था ही नहीं। हन ली ने अपनी आंखें खोली, जिनमें ठंडा चमक था, और धीरे से बोला, अब जब तुमने खुद मौत को बुला लिया है तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। फिर उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं और छी रिफाइन करने में लग गया। असल में हान ली 2 महीने पहले ही स्टेट ऑफ युआन वू पहुंच चुका था। रास्ते में उसने राइचस और डेविल दाओ से जुड़े कई देशों को पार किया, लेकिन वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर था, इसीलिए उसने अपनी कल्टीवेशन और पहचान को छुपाकर आसानी से सफर कर लिया। स्टेट ऑफ युआन वू में पहुंचने के बाद हान ली ने फौरन कोई कदम नहीं उठाया। सबसे पहले उसने लोकल मार्केट और फ्री कल्टीवेटर्स से फूकलैंड के बारे में जानकारी जुटाई, और जो बातें पता चली वो हान ली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी वजह ये नहीं थी कि फूकलैंड के तीनों कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर मारने में कोई दिक्कत थी, बल्कि ये थी कि फ्यूकलैंड के बहुत सारे डिसाइपल्स डेविल फ्लेम सेक्ट में भी थे, और हान ली अपनी सारी ताकत के बावजूद सीधे डेविल फ्लेम सेक्ट से नहीं टकरा सकता था। और अगर वो पूरे फूकलैंड को एक ही बार में खत्म नहीं करता, तो हो सकता है वो फिर से ताकतवर बन जाए, जिससे शिन रुइन से किया वादा अधूरा रह जाए। तभी उसे फूकलैंड एंसेस्टर के जन्मदिन की खबर मिली। हन ली को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब फूकलैंड का मुखिया खुद अपने सारे डिसाइपल्स को बुला रहा था, तो डेविल फ्लेम सेक्ट में मौजूद फूकलैंड के डिसाइपल्स भी जरूर वापस आएंगे। ये एकदम सही मौका था पूरे फ्यूकलैंड को एक ही बार में खत्म करने का। लेकिन अब फूकलैंड की ताकत ऐसी थी कि कोई भी उस समारोह में हिस्सा नहीं ले सकता था। वहां या तो किसी क्लैन का कल्टीवेटर आ सकता था या डेविल दाओ से जुड़ा कोई, और वेग्रेंट कल्टीवेटर्स को वहां जाने के लिए कम से कम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर होना जरूरी था। हान ली ने जब सारी जानकारी जुटा ली, तो उसने 1 महीने तक शांत बैठकर इंतजार किया। और जब डुअल फील्ड्स पेंगी ने रास्ते में हान ली को देखा कि उसके पास एक अनयूजुअल मैजिक टूल है, तो वो उससे बात करने लगे। जब उन्हें पता चला कि हान ली भी फूकलैंड कासल जा रहा है, तो बड़े खुश होकर उसे साथ चलने का न्योता दे दिया। हान ली पहले ही देख चुका था कि ये दोनों कुछ गड़बड़ सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये कोई खतरा नहीं थे। इसलिए उसने बिना किसी चिंता के उनके साथ चलने की हामी भर दी, ताकि वो उन्हीं की पहचान के सहारे फूकलैंड में बिना शक के घुस सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पर्पल रोड माउंटेन्स में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास इनविटेशन कार्ड हो। वेग्रेंट कल्टीवेटर्स को सिर्फ समारोह वाले दिन ही अंदर जाने दिया जाएगा। हान ली को ये जानकर थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसी दिन सारे डिसाइपल्स और फूकलैंड के लोग वहां इकट्ठा होंगे। अगर वो पहले हमला करता तो कुछ लोग शायद भाग जाते। अब वो फिलहाल एक इन में ठहरा हुआ था और उसने अभी ये तय नहीं किया था कि डुअल फील्ड्स पेंगी से कैसे निपटना है। लेकिन अब जब उन्होंने खुद ही सब्र खो दिया, तो हान ली भी अब रहम नहीं दिखाने वाला था। आने वाले कुछ दिनों तक हान ली और डुअल फील्ड्स पेंगी आसपास घूमते रहे और हर रात लौटकर इनमें कल्टीवेशन करते रहे, और धीरे धीरे फूकलैंड का समारोह भी पास आने लगा। इन दिनों में दोनों हान ली से बड़ी ही अच्छी तरह बात करते और उसे ब्रदर हान कहकर ऐसे बुलाते जैसे सालों से दोस्त हों। उस वक्त कई वेग्रेंट कल्टीवेटर्स भी उस छोटे शहर में इकट्ठा होने लगे थे। ज्यादातर कल्टीवेटर्स तो बाहर ही रहना पसंद करते, लेकिन कुछ आराम पसंद लोग शहर के 2 इनेंस में रुक गए थे। इसी वजह से हान ली को अपने इन में कुछ और कल्टीवेटर्स भी दिखे। लेकिन जब इन लोगों ने हान ली को उस मोटे और गंजे आदमी के साथ देखा, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो तीनों से दूर दूर रहने लगे, बात तक नहीं करना चाहा। हान ली को ये देख थोड़ा हंसी भी आई और थोड़ा हैरानी भी। लग रहा था कि ये दोनों वेग्रेंट कल्टीवेटर्स के बीच काफी बदनाम हैं। जब पेंग यी को ये दिखा, तो उन्होंने सोचा कि कहीं हान ली को शक न हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक झूठी कहानी बना दी कि उनका बाकी कल्टीवेटर से तालमेल नहीं बैठता, और फिर दोनों ने बारी बारी से हान ली पर नजर रखनी शुरू कर दी ताकि वो किसी और से बात न कर पाए। हान ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एकदम शांत रहा। लेकिन मोटे आदमी को थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन उसकी लालच ने उस शक को भी दबा दिया। 2 दिन बाद दोनों ने अचानक हान ली से कहा कि चलो एक पास के सुंदर जगह चलते हैं, बहुत बेहतरीन दृश्य है, देखकर मजा आ जाएगा। हान ली ने जब सुना तो उसे समझ में आ गया कि अब ये हमला करने वाले हैं। उसने हंसते हुए हाँ कर दी और तीनों इनन से बाहर निकलकर उस सीनिक स्पॉट की ओर चल पड़े। क्योंकि शहर के आसपास बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे, तो दोनों ने हान ली को शहर से 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाने का प्लान बनाया। जैसे ही तीनों वहां उतरे, मोटा आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, ब्रदर हान, देखो, इस पहाड़ी के पीछे एक छोटी सी घाटी है। वहां एकदम साफ पानी की धाराएं हैं और तरह तरह के फूल खिले हैं, बहुत ही। हालांकि आसपास का नज़ारा बिल्कुल सादा था, लेकिन वो अपनी बकवास तारीफ करता ही जा रहा था। हान ली मन ही मन हंसता रहा। वाकई उस पहाड़ी के पीछे एक घाटी तो थी, लेकिन वहां एक हल्की सी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन भी थी। हान ली ने अपने स्पिरिचुअल सेंस से एक छिपे हुए रिस्ट्रिक्शन को भी महसूस किया।
मतलब ये दोनों किसी को मारने का अच्छा खासा अनुभव रखते थे और एक साधारण स्पेल फॉर्मेशन वहां लगा चुके थे। अगर हान ली वाकई में एक आम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर होता तो शायद उस फॉर्मेशन में फंसकर बच नहीं पाता। हान ली ने उस मोटे कल्टीवेटर की बात सुनने के बाद आराम से इधर उधर देखा और रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, सच कहूं तो ये जगह वाकई ठीक है और यहाँ आसपास कोई नहीं है। मेरी नज़र में घाटी तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं सब काम निपटाया जा सकता है। अगर किसी को मारकर उसकी लाश गायब करनी हो तो ये जगह एकदम सही है, किसी को भनक तक नहीं लगेगी, है ना? मोटे आदमी का चेहरा एकदम बदल गया और वो घबरा कर बोला, ब्रदर हन, आप ये क्या कह रहे हैं? शायद कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन उसी वक्त उसके हाथ उसकी स्टोरेज पाउच की ओर बढ़ चुके थे और गंजे आदमी के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आ गई और वो चुपचाप हन ली के बगल में आ गया। उसके हाथ कस गए थे। हन ली उनके इन ओछे हरकतों से जरा भी नहीं घबराया और शांत खड़ा रहा। मोटे कल्टीवेटर को अब दिल ही दिल में डर लगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसने गंजे आदमी के साथ मिलकर एक साथ हमला कर दिया। उसी पल जब दोनों आदमी हान ली पर हमला करने ही वाले थे तभी अचानक एक हंसी सुनाई दी। हे, ये तो बड़ा मजेदार है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अपनी झपकी से जागते ही हत्या और लूटपाट देखने को मिलेगी। लेकिन दो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर अगर एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर पर हमला करें, क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये बात एक लड़की जैसी आवाज में कही गई थी, जो नर्म थी पर थोड़ी तीखी भी। जैसे ही हान ली ने यह सुना, उसका चेहरा बदल गया और जो मोटा और गंजा कल्टीवेटर था वो तो जैसे बिजली गिरने से भी ज्यादा हिल गया और दोनों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। एक नासेंट सोल कल्टीवेटर? मोटा कल्टीवेटर चिल्लाया और हान ली को ऐसे देखने लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। गंजा आदमी भी बहुत डर गया, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया वो जल्दी से बोला, यह नामुमकिन है। इसका साथी हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी 2 कदम पीछे हट गया और लड़की को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगा। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसकी हिम्मत थोड़ी लौट आई, लेकिन हान ली के मन में डुअल फिन्स पेंगी से भी ज्यादा डर था, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई हो और उसके डांटियन में जो नेसेंट सोल सो रहा था वो घबरा कर जाग गया। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर डर भी साफ दिखने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हान ली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से 5 किलोमीटर तक का इलाका टटोल डाला, फिर भी उस आवाज का स्रोत नहीं मिल सका, जबकि आवाज तो साफ लग रही थी कि पास से आ रही है। उसने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक और अपनी नेसेंट सोल की ताकत दोनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। क्या सच में उस लड़की के पास कोई गहरी और रहस्यमयी ताकत है? हन ली का गला सूख गया इस बात को सोचकर। मोटे कल्टीवेटर का चेहरा थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ, जैसे गंजे आदमी की बातों ने उसे थोड़ी हिम्मत दी हो। उसने इधर उधर देखा और बोला, कौन है? हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम डुअल फिन्स पेंगी को बेवकूफ बनाना चाहते हो? उसके शरीर के चारों ओर पीली रोशनी की एक ढाल बन गई और सामने एक छोटा सा काला ढाल भी आ गया। वो लड़की जैसे फिर मुस्कुराई और बोली, हे, अगर तुम लोग इस बूढ़ी औरत को देख पाते तो मैं तो शर्म से मर जाती। हाँ, पर ये नेसेंट सोल कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल सेंस काफी मजबूत है। अगर थोड़ा और मजबूत होती तो शायद मुझे देख भी लेता। हान ली का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने पूरी ताकत से अपनी स्पिरिचुअल सेंस से चारों तरफ तलाश की, लेकिन फिर भी उसे किसी कल्टीवेटर की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब तो थोड़ा भूख भी लगने लगी है, क्यों ना तुम तीनों को ही खा जाऊं। चच्चा, कितने दिन हो गए किसी कल्टीवेटर की नासेंट सोल का स्वाद लिए हुए, फिर से उसका मजा लेने का मन हो रहा है। लड़की की आवाज में जरा भी गुस्सा या नफरत नहीं थी, लेकिन जो बात उसने कही वो डराने वाली थी। हान ली ने गहरी सांस ली और अपनी कल्टीवेशन छुपाना बंद कर दिया। उसका चेहरा शांत रहा, लेकिन जैसे ही नीली रोशनी चमकी, एक भारी दबाव उसके शरीर से बाहर आया और कई नीली रोशनी उसके मुंह से निकली। ये थी 72 बैम्बू क्लाउड स्वार्म सोर्ड्स। वो सच में एक नासेंट सोल कल्टीवेटर है। सीनियर, कृपया हमें माफ कर दो। हम जूनियर हैं, हमें आपकी महानता की समझ नहीं थी। हमारा इरादा अपमान करने का नहीं था। सेकंड ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो? भाग मत, हम सीनियर हान के सामने टिक ही नहीं सकते। मोटा कल्टीवेटर डर से कांप रहा था, लेकिन हान ली की सच्चाई देखकर उसके घुटने टिक गए और वो जान की भीख मांगने लगा। लेकिन जो बड़ा आदमी था उसने उल्टा किया, एक गोल्डन तावीज अपने ऊपर लगाया और आसमान में सुनहरी रेखा बनाकर उड़ गया। तुम्हें लगता है एक गोल्ड स्पीड टैलिस्मैन से तुम भाग पाओगे? हान ली के चेहरे पर हंसी आई। उसने अपनी उंगली उठाई और एक तलवार टन की आवाज के साथ गायब हो गई और अगले ही पल वो तलवार सुनहरी रेखा के पास पहुंच गई। नीली रोशनी चमकी और बड़ा आदमी दर्द से चीखा। सुनहरी रोशनी बिखर गई और उसका शरीर वहीं गायब हो गया। चच, बहुत अफसोस की बात है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की सोल का भी अच्छा स्वाद होता है। जागने से पहले मैंने ऐसी 8 सोल खाई थीं। वो लड़की फिर से बड़बड़ाई। जब हन ली ने गंजे आदमी से निपट लिया
तो उसने अपने सामने कांपते मोटे आदमी को नजरअंदाज किया और एक छोटे से पेड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी और उसने कहा, इतना रहस्यमयी बनने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो एक साधारण नेसेंट सोल कल्टीवेटर हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का मतलब है कि तुम चाहती हो मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूं? लड़की की आवाज कुछ पल को चुप हुई, फिर ठंडी सी आवाज में बोली, तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मेरी लाइट ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक कोई नेसेंट सोल कल्टीवेटर इतनी आसानी से नहीं देख सकता। मैंने कैसे देखा ये जरूरी नहीं, पर अब तुम खुद सामने आओगी या मुझे तुम्हारा ये पेड़ काटना पड़ेगा। हनली की आवाज शांत थी, लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ था। उसने उस पेड़ को बस एक संयोग से पहचान लिया था, जब उसने ब्राइट साइट वाटर से मिली ताकत का इस्तेमाल किया और वो पेड़ बाकी पेड़ों से थोड़ा अलग लगा। एक मामूली नासेंट सोल कल्टीवेटर। तुम्हारा भी अंदाज कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। देखूं तुम्हारी नासेंट सोल का स्वाद कैसा लगता है। लड़की की आवाज में गुस्सा आ गया और वो पेड़ हरे उजाले में चमका और सिकुड़कर एक आधे फुट की छोटी इंसान जैसी चीज में बदल गया। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और लंबे बाल थे, लेकिन पूरा शरीर हरे उजाले से बना था और पूरा नंगा था। साफ था कि यही आवाज का असली स्रोत था। नेसेंट सोल नहीं, ये कुछ और है। हान ली ने ध्यान से देखा और सोच में पड़ गया। वो छोटी आकृति हान ली की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, नासेंट सोल? हे, गलत नहीं हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बदकिस्मत हो जो मेरे जागने के बाद मिलने वाले पहले नासेंट सोल कल्टीवेटर बन गए, या फिर मैं ही बहुत लकी हूं। जैसे ही उसने ये कहा, वो आकृति चमकी और मोटे आदमी के सामने पहुंच गई। वो हंसी और बोली, तुम्हारी सोल मेरे पेट के लिए सही रहेगी, है ना? नहीं सीनियर, माफ कर दो। मोटा आदमी समझ गया कि ये छोटी आकृति एक नासेंट सोल स्तर की ताकत है। वो जान बचाने के लिए उछल पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन उस आकृति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और उसका शरीर हरे उजाले की गेंद बनकर उस आदमी में घुस गया। एक पल बाद वो फिर बाहर निकली, लेकिन अब उसके हाथ में एक अंगूठे के साइज की चमकती हरी रोशनी थी। मोटा आदमी वहीं गिर चुका था और अब हिल भी नहीं रहा था। वो आकृति कुछ बोले बिना ही उस हरी रोशनी को चबाकर खा गई और फिर उसका शरीर पहले से थोड़ा ठोस लगने लगा। हनली अब शांत नहीं रह सका। उसने होंठ भींचे और जोर से बोला, तू इंसान है या भूत? तू सीधा किसी की सोल को खा गई। उसे साफ दिखा कि यह छोटी आकृति पहले तो उससे बराबर थी, यानी अर्ली नासेंट सोल स्तर की, लेकिन उस सोल को खाते ही वो थोड़ी और ताकतवर हो गई। ये कोई साधारण टेक्निक नहीं हो सकती थी। वो हरियाली जैसी चमकती आकृति हान ली की बातों को नजरअंदाज करती हुई उसकी डांटियन की ओर देखने लगी, जैसे सीधे उसकी नासेंट सोल को देख रही हो। उसके चेहरे पर लालच दिखा और वो बड़बड़ाई, अब एपेटाइजर्स हो गया, अब असली दावत की बारी है। तुम्हारी नेसेंट सोल खाने के बाद ये बूढ़ी औरत सीधा मिड नासेंट सोल स्टेज में पहुंच जाएगी। तू मेरी नासेंट सोल खाना चाहती है? डर है कि तुझसे हजम ना हो जाए। हन ली गुस्से से मुस्कुराया और अपने हाथ आपस में बजाए। एक धीमा धमाका हुआ और उसके दोनों हथेलियों के बीच में सुनहरी बिजली चमकने लगी। जब से हान ली नासेंट सोल में पहुंचा था, तब से उसने डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को अपनी बॉडी में सीधे संग्रह करना सीख लिया था। इसी वजह से अब वो बिना तलवारों के भी बिजली का इस्तेमाल कर सकता था। वो हरियाली वाली आकृति सर झुकाकर बिजली को देखती रही और बोली, गोल्डन लाइटनिंग? ये कहाँ सुनी थी मैंने, याद नहीं आ रहा। हान ली ने भौहें उठाई और ठंडे लहजे में बोला, तो क्यों ना इसका स्वाद चख के याद दिला दूं। फिर बिजली एक सांप बनकर उस आकृति की तरफ झपटी। पता नहीं क्यों वो छोटी आकृति वहीं खड़ी रही और हंसते हुए बिजली को निगल गई। फिर उसके चारों ओर बिजली की चमक फैल गई। कुछ पल बाद उसका पूरा शरीर सुनहरी बिजली से चमकने लगा और गरजने की आवाजें आईं। हान ली की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। अगर उसकी दुश्मन ने इतनी आसानी से डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को झेल लिया, तो मतलब वो इसके लिए तैयार थी और इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। सुनहरी रोशनी अभी पूरी तरह गई भी नहीं थी कि लड़की की हंसी फिर से गरजती आवाजों के बीच गूंजी। जैसा कि सोचा था, ये तो डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है, एक अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर के पास ऐसा हेवनली ट्रेजर। लेकिन ये मत समझना कि ये बूढ़ी औरत कोई डेविल या गोस्ट कल्टीवेटर है। इस बिजली से मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। छोटा सा हरा सा साया हान ली के वार से एक जरा भी घायल नहीं हुआ और उस पर हंसने लगा। हान ली ने ठंडे लहजे में कहा, घमंड करने का भी सही वक्त नहीं है। अगर तू वाकई मेरी नासेंट सोल को निगलना चाहता है तो सिर्फ थोड़ी बहुत धमकी देने से काम नहीं चलेगा। अगर मेरी बात सही है तो तू सिर्फ नीच स्तर के कल्टीवेटर्स की आत्मा ही खा सकता है। किसी नासेंट सोल को निगलने की बात करना तो सिर्फ एक सपना है। शायद पहले तू ऐसा कर सकता था, लेकिन अब तेरा मन कुछ भी चाहे, तेरा शरीर उतना ताकतवर नहीं रहा। तू सिर्फ अपनी ये अजीब सी शक्ल ले सकता है। बहुत हुआ, अब देखता हूँ तेरे सामने मेरी फ्लाइंग सोर्ड्स कैसी असर दिखाती हैं। ये सुनते ही उस छोटे साये का चेहरा एकदम बदल गया और उसकी आंखों से गुस्सा साफ झलकने लगा। हान ली ने तभी ऊपर घूमती हुई फ्लाइंग सोर्ड्स की ओर इशारा किया।
एक साफ सी आवाज के साथ 12 फ्लाइंग सोर्ड्स नीले उजाले में बदलकर बिजली की तरह उसकी तरफ झपट पड़ी। वो छोटा हरा साया वहीं खड़ा रहा, चेहरा गंभीर बना रहा। 12 नीली तलवारों की रोशनी उसके चारों तरफ घूमी और उसे हजारों टुकड़ों में काट डाला। लेकिन जैसे ही वो टुकड़े हवा में तैर रहे थे, वे टिमटिमाने लगे और हान ली हैरान रह गया। कुछ ही पल में उन टुकड़ों से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई और वो दोबारा अपनी पहली शक्ल में आ गया। अब वो साया सच में गुस्से में लग रहा था। उसने ताने भरे लहजे में कहा, तू बुरा नहीं है, तेरी ये फ्लाइंग सोर्ड जरूर गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से बनी है। मुझे नहीं पता तूने इतनी बड़ी मात्रा में ये चीज कैसे हासिल कर ली, लेकिन सिर्फ इन्हीं तलवारों से मुझे नुकसान पहुंचाने का ख्याल ही बेवकूफी है। तू जल्दी जान जाएगा कि मेरी बातें घमंड नहीं थीं। उसने अपने हाथों से मंत्र की मुद्रा बनाई और तेज हरे उजाले में चमक उठा। लेकिन इससे पहले कि उसका जादू पूरा होता, उसके सिर के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी। 12 फ्लाइंग सोर्ड्स एक साथ बिजली की चमक से भरे हुए एक सुनहरा जाल बनाकर उसकी ओर लपके। ये लड़का अभी भी हार नहीं मान रहा है। क्या मैंने नहीं कहा था कि डिवाइन लाइटनिंग का मुझ पर कोई असर नहीं होता? रुक, ये तू क्या कर रहा है? उसकी आवाज डर से कांपने लगी। वो सुनहरा जाल फट नहीं गया जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय वो सख्ती से उसके चारों तरफ लिपट गया और धीरे धीरे उसे कसने लगा। वो छोटा साया पूरी ताकत से हरे उजाले से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेकार। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े सुनहरे गोले में बंद हो गया। हान ली ने यह देखा तो वो हल्के से मुस्कुराया। ये डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का जाल हान ली की खुद की बनाई हुई तकनीक थी। क्योंकि गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू बहुत ही दुर्लभ होता है, तो आमतौर पर सिर्फ 1-2 टुकड़ों का इस्तेमाल किसी जादुई हथियार में किया जाता है, और उसमें भी इसकी डिवाइन लाइटनिंग की मात्रा बहुत सीमित होती है। इसीलिए इसे अक्सर अंतिम हथियार की तरह रखा जाता है। इतना बड़ा लाइटनिंग नेट बनाना मतलब 10 से भी ज्यादा टुकड़ों की डिवाइन लाइटनिंग चाहिए होती है। इससे पहले किसी के पास इतना संसाधन नहीं था। हान ली ने इतने सालों से डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को नियंत्रित किया था कि उसे इसका एक और रहस्य पता चल गया। ये सिर्फ बुरे और दैवीय मंत्रों को नहीं रोकता, बल्कि ये 5 तत्वों पर भी असर डालता है। चाहे सेक्रेड असुरा फ्लेम्स हों या विंड स्पिरिट एनर्जी, ये दोनों भी इससे काबू में आ गए थे। ये बात हान ली को बेहद खुशी देने वाली थी। जब वो कोर फॉर्मेशन स्टेज में था, तब उसके पास न इतनी कल्टीवेशन थी और न इतनी स्पिरिचुअल सेंस कि वो इसका खुलकर इस्तेमाल कर सके। इसलिए उसने इससे कम ही लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब उसकी ताकत और मन की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब कोई रुकावट नहीं रही। हनली को पता नहीं था कि ये छोटा साया कहाँ से आया है, लेकिन वो समझ गया था कि ये न तो एक शरीर है और न ही आत्मा, बल्कि किसी कल्टीवेटर की नेसेंट सोल का अजीब रूप है। यही सोचकर उसने इस जाल का इस्तेमाल किया। उस साये की बदकिस्मती थी कि उसने डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग के सिर्फ किस्से सुने थे, लेकिन इसकी असली ताकत नहीं जानी थी। नहीं तो वो इतनी आसानी से खुद को इस हमले की चपेट में नहीं आने देता। एक पल में ही ये घमंडी साया पकड़ में आ गया। जब हान ली ने देखा कि उसका वार काम कर गया है, तो उसने हाथ उठाया और एक नीला धुआं छोड़कर उस सुनहरे गोले को अपने हाथ में खींच लिया। वो सुनहरा गोला हल्के हल्के कांप रहा था और उसमें से गुस्से से भरी आवाज निकली, तूने मुझे बंद करने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी आत्मा को निचोड़ दूंगी और तुझे मौत से भी बदतर हालात में डाल दूंगी। हान ली ने भौहें सिकोड़कर गुस्से में कहा, मेरी आत्मा को निचोड़ना? लगता है तुझे अब तक अपनी हालत का सही अंदाजा नहीं है। जब तेरा गुस्सा शांत हो जाए तब बात करेंगे। गरजती हुई बिजली की आवाज हुई और हान ली के हाथ से बिजली निकली जो उस सुनहरे गोले पर लिपट गई। उसने अपनी तलवारों की आधी बिजली उस पर इस्तेमाल कर दी। जब उसने उस सुनहरे गोले की जांच की तो उसके चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। उस लड़की की गुस्से भरी चिल्लाहटों की परवाह किए बिना हान ली ने अपने स्टोरेज पाउच से एक सफेद जेड बॉक्स निकाला और उस गोले को उसके अंदर रख दिया। फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन टैलिस्मन्स निकाले और बिना समय गंवाए उस पर चिपका दिए, जिससे एकदम शांति हो गई। हान ली ने उस जेड बॉक्स को तौलते हुए देखा। उसका चेहरा एकदम सामान्य हो गया। फिर उसने वो जेड बॉक्स वापस रख लिया और नीचे पड़े उस मोटे कल्टीवेटर के शरीर को देखा और एक फायरबॉल से उसे राख बना दिया। फिर वो शांत भाव से उस छोटे शहर की ओर उड़ चला। कुछ ही समय बाद हान ली बिना किसी चिंता के उस टैवर्न पहुंचा और बस उस जन्मोत्सव का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद युएन वू राज्य में एक चौंकाने वाली खबर फैली। वानर मुक्त फ्री कल्टीवेटर्स के लिए खौफ बने डुअल फील्ड्स पेंगी एकदम गायब हो गए थे। उनका कोई सुराग नहीं मिला और जाहिर है बहुतों को लगने लगा कि वो मारे जा चुके हैं। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में वानर मुक्त कल्टीवेटर्स ने जश्न मनाया। कोई कहता कि उन्होंने किसी बड़े सेक्ट को नाराज कर दिया था जिसने उन्हें खत्म कर दिया, तो कोई कहता कि वो रास्ते में किसी ताकतवर कल्टीवेटर से टकरा गए और मारे गए। हर तरफ अफवाहें उड़ने लगीं।
युआनवू राज्य से हजारों किलोमीटर दूर तियानलुओ राज्य में 6 डेविल डाओ सेक्स का गढ़ था। पश्चिम के ग्रैंड स्पिरिट माउंटेन्स हजारों किलोमीटर तक फैले थे। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि वहां न जाने कितने स्पिरिट बीस्ट्स और अजीब कीड़े पाए जाते थे। यहीं कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का मुख्यालय था। जैसे ही डीमन नसेंट को सील किया गया, एक अंधेरे पत्थर के कमरे से एक बूढ़े की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, किसने हिम्मत की? किसने वुड स्पिरिट नसेंट को बंद किया? सेवक, जल्दी से स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट के लोगों को युआनवू राज्य में संपर्क करो। अगर 3 महीने में वुड स्पिरिट नासेंट नहीं मिला तो उन्हें अपनी जान देनी होगी। और ध्यान रहे, ये बात डेविल फ्लेम सेक्ट को पता नहीं चलनी चाहिए। गुस्से में होने के बावजूद उसके आदेश एकदम साफ थे। जैसा आपने कहा मार्शल सीनियर, मैं आदेश दे देता हूँ। बाहर से एक गंभीर आवाज आई। बूढ़ा आदमी बोला, अभी मैं पूरा नहीं हुआ। युंजी और लियो युअर को भी बुलाओ और उन्हें खुद युआनवू राज्य भेजो। उनके पास वुड एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल रूट्स हैं और उनकी बॉडी वुड स्पिरिट नेसेंट के लिए सबसे उपयुक्त है। शायद वहां पहुंचकर वो कुछ महसूस कर पाएं। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत संभल कर चलें। जिसने भी वुड स्पिरिट नेसेंट को बांधा है वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। वो दोनों उसका सामना नहीं कर पाएंगी। बस किसी भी तरह ये पता लगा लें कि वो कौन है, फिर मैं खुद उससे निपटूंगा। उस आदमी की आवाज फिर आई। ठीक है, मैं खुद दोनों जूनियर मार्शल सिस्टर्स को बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर गई, कमरे में एक गहरी सांस की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। पर्पल रोड माउंटेन्स की रहस्यमयी धुंध के पीछे फू क्लैन के मुखिया फू तियानहुआ बड़े खुश थे। चेहरा लाल हो रहा था। वो अपने कबीले के सभी नौजवानों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जिससे सब हैरान थे, क्योंकि वो तो हमेशा सख्त मिजाज वाले माने जाते थे। ये कोई अचरज की बात नहीं थी। कबीले के मार्शल एंसेस्टर का 400वां जन्मदिन आने वाला था। वो सबसे बूढ़े कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर थे और डेविल फ्लेम सेक्ट के 2 एनफोर्सर्स भी इस जश्न में शामिल होने आ रहे थे। इससे फू क्लैन की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। फू क्लैन के नौजवानों ने पूरी मेहनत झोंक दी थी ताकि इस जन्मदिन पर उनके कबीले की शान में कोई कमी न रह जाए। जब फू क्लैन के पूर्वज ने किले का मुआयना किया तो वो काफी संतुष्ट दिखे। फिर वो कुछ नौजवानों के साथ एक साइड हॉल में चले गए। बैंगनी कपड़ों में तेज नजर वाला फ्यू क्लैन एंसेस्टर कुर्सी पर टिका और बोला, चिंगर, डेविल फ्लेम सेक्ट के खास मेहमान अभी तक पहुंचे नहीं, क्या उन्हें कोई और काम पड़ गया है? उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें जो रुतबा था वो साफ झलकता था। वेनरेबल एंसेस्टर, डेविल फ्लेम सेक्ट के सीनियर सन ने एक शिष्य को भेजा है। उसने कहा कि वो और प्रोटेक्टर मो 1-2 दिन में जरूर पहुंचेंगे बधाई देने, बस थोड़ा वक्त लगेगा। एक 40 साल के करीब के कल्टीवेटर ने जल्दी से जवाब दिया, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं जानता हूं कि अगला एपिसोड थोड़ा लेट आ गया। दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ी परेशानी में था। आपको तो पता ही होगा, दिल्ली और कुछ दूसरी जगहों पर इन दिनों आईडी वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। मेरे दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग गलत थी और उसे सही करवाने में अच्छा खासा वक्त लग गया। बस इसी वजह से मैं वीडियो टाइम पर नहीं डाल पाया। इसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आपका यही सपोर्ट मुझे वीडियो डालने के लिए प्रेरित करता है और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बस कभी कभी वीडियो तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। क्या कर सकते हैं।